हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट एंड वार्मली वेलकम है आप सभी लोगों का आईफस की लाइफ साइंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भी बात आती है सीएसआर नेट एग्जाम्स के क्वालिफिकेशंस की, तो आपको करनी पड़ते हैं बहुत सारे हार्ड वर्क, मेहनत और साथ में कंसेप्ट की सारी डीप डाउन एनालिसिस। तो आज हमारे साथ जोधपुर से ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है बहुत शानदार रैंक के साथ। तो जानते हैं उनसे कि क्या रही थी उनकी जर्नी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। साथ में हर चीज़ के थ्रू जो है उनकी जर्नी के, उनके स्ट्रगल्स के अप एंड डाउन के थ्रू हम जाएंगे। और नए एस्पिरेंट जो है, जो आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, उनको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जानते हैं उनकी जर्नी को। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए ज़रा। सर मेरा नाम श्यामा विश्नोई है और मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो आपकी रैंक क्या रही है इस एग्जाम में? 36। कितनी? 36। ओके, जेआरएफ या एलएस? जय जयरफ सर। ओके, तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना करूंगा सारे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से आपने मतलब सोचा कि इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाहिए। सर मैंने एमएससी के साथ में तो नहीं सोचा था, बट जैसे जैसे मेरी एमएससी कंप्लीट होने लगी तो फिर मैंने देखा, और मेरे फ्रेंड्स ने जब आईएफएस के बारे में बताया, क्योंकि मैं जोधपुर से हूँ तो मैं आईएफएस के बारे में सुना था। देन मैंने ऑनलाइन कोर्स लेके जस्ट स्टार्ट ही किया था कि एक बार देख लेती हूँ और फिर स्टार्ट। ओके, बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि व्हाई यू चूज अ सीएसआर नेट, मतलब आप क्या लगा कि क्यों इस एग्जाम को पकड़ना चाहिए, क्यों इस एग्जाम को चूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गिविंग अदर एग्जाम्स। सर स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरशिप के लिए इस एग्जाम को दे रही थी, बट देन जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन करती गई तो फिर मैंने जेआरएफ के बारे में सोचा, फिर अब पीएचडी करनी है तो। ओके, बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि आपकी ये जो जर्नी रही है सीएसआर नेट के प्रिपरेशंस की, तो थोड़ा ब्रीफली बताओ कैसे रही, किस तरीके से आप पढ़ते थे। सर मैंने एमएससी कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई थी तो ऑनलाइन बैच से भी मैंने 5-6 यूनिट्स की थी, और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा इतना कुछ खास नहीं गया। उसके बाद मैंने आईपीएस के इमोशन बैच से जो 3-4 यूनिट्स कंप्लीट की। देन जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद मैं रिवीजन और रिवाइज वगैरह ऐसे करके, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था सर। ओके, तो ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके, अब मुझे ये बताइए कि सीएसआर नेट का सिलेबस जो हमें देखने को मिलता है, इतना वास्ट सिलेबस है। इसमें पार्ट ए भी है, इसके साथ 13 यूनिट भी है, उनके कंसेप्ट डीप डाउन है। तो आपका क्या अप्रोच रहा था, किस तरीके से आप पढ़े फिर? सर मैंने दो दो अटेम्प्ट दिए, उस टाइम तो मेरी 8 या 9 यूनिट्स ही हो गई थी, बट फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये 8 यूनिट सफिशिएंट तो है, बट कोई गारंटी नहीं है कि आपको जेआरएफ दिलाई देगी। तो मेरा मेन फोकस था कि मैं मैक्सिमम जितनी यूनिट्स कवर कर पाऊँ उतनी करूँ। तो एंड तक आते आते मैंने अराउंड 11-12 यूनिट्स कर ली थी, और जो यूनिट मैंने स्किप की थी उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए थे, कोई भी यूनिट मैंने कम्प्लीटली स्किप नहीं की थी। ठीक। और फिर शॉर्ट नोट से रिवीजन करती थी, एंड पीवाईक्यू मैंने लगभग हर यूनिट की 2 बार कर लिए थे, तो पीवाईक्यूज ने बहुत हेल्प की। ओके, अब मुझे ये बताइए कि जब हम सिलेबस को देखते हैं तो उसमें कोई तो आपकी पसंदीदा यूनिट या फेवरेट यूनिट तो ज़रूर रही होगी। हाँ सर, सेल बायो एंड डेव बायो। सेल बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यस। वाई, ऐसा क्यों कि वही दोनों फेवरेट रही? क्योंकि सर उनमें कुछ यूनिट्स होती है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते क्योंकि क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो सेल बायो क्योंकि मेरा एमएससी में सब्जेक्ट था, और डेव बायो में क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं और कंसेप्ट भी जल्दी समझ में आते हैं, जो सिग्नलिंग पाथवे वगैरह है, जो जीन्स ओके जो ओके हम ओके। याद। अब मुझे ये बताइए कि जब आप पढ़ रहे थे, आप इतना अच्छे से पढ़ रहे थे, तो कोई तो यूनिट रही होगी जो कॉम्प्लेक्स लगती हो, ऐसा लगता हो कि नहीं यार ये थोड़ी ज़्यादा हार्ड है, इससे तो सवाल नहीं सॉल्व हो रहे, तो कौन सी थी वो? सर सेल सिग्नलिंग बहुत है। सेल सिग्नलिंग। ओके, वाई? उसमें जो इम्यूनो वाला पार्ट था, स्टार्टिंग का तो ठीक है मेरा बढ़िया था, बट इम्यूनो वाला पार्ट मैंने किया भी बहुत अच्छे से था।
शॉर्ट नोट्स बनाए थे, 2-3 जगह से भी करने का ट्राई किया। मैंने अच्छे से की बट मेरे क्वेश्चन नहीं बन पाते थे, तो एंड में आके फिर मैंने उसको छोड़ दिया। क्वेश्चन नहीं बनते थे, जो पार्ट सीखे थे मैंने, वो मेरा मेन फोकस पार्ट सी पे ही था और स्कोर भी मेरा पार्ट सी में ही अच्छा था, तो फिर उसके क्वेश्चन नहीं बन पाए तो मैंने उसको छोड़ दिया। ओके। तो अब मुझे आपसे ये सवाल है कि जब हम एग्जाम्स के प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग जो पीरियड होता है तब हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेटेड हम होते हैं। फिर बाद में जब हम थोड़ा दिन और ज़्यादा पढ़ते हैं तो थोड़ा और एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड सा फील करते हैं, सैचुरेशन सा आ जाता है। तो हाँ आपने कैसे कंसिस्टेंट बनाए रखा 4 अटेम्प्ट तक? सर, ऐसा मुझे भी फील होता था बट मैं मेरी जो मेनली हेल्प की है, मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी, तो मैं जो म्यूजिक सुन के पढ़ती थी, मैं ऐसे नहीं पढ़ती थी। और जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है मैं वो सुनती थी, तो उस टाइम मेरा माइंड साइड जाता था, तो मैं अपने माइंड को हाथों हाथ डाइवर्ट कर लेती थी कि नहीं, इस बार ये लास्ट अटेम्प्ट में अच्छे से करना हो जाएगा। और क्योंकि मेरा स्कोर भी लास्ट 2 अटेम्प्ट से अच्छा ही जा रहा था, बस मैं थोड़े से मार्क्स से रह रही थी मेरी जेआरएफ, तो उससे मोटिवेशन मिल रहा था। और रिवीजन जब मैं नहीं होता था, सैचुरेशन जैसा मुझे जब लगता था, तो मैं अपने नोट से नहीं पढ़ के कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर देख लेती थी उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, तो उसमें फिर आप बोरिंग भी नहीं लगता है, वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है। ओके ओके। अब मुझे ये बताइए कि जो फ्यूचर के एस्पिरेंट्स लोग हैं, आने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहो? सर, जो फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं उनके लिए तो मुझे ये लगता है कि गाइडेंस के लिए आप लोग हैं। मैं मेनली जो रिपीटर्स हैं उनके लिए कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने 4 बार ये एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोग होप मत छोड़िए, ये आप ये सोच के करिए कि बस एक बार हो, और जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है, नहीं अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को हाथों-हाथ उसी टाइम भूल जाना है। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करो कि इस बार हो जाएगा, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस मुझे भी होता था स्टार्टिंग में। इस बार जो मैंने ये था कि रिवीज़न नहीं होता था, तो मैं यूट्यूब से पढ़ लेती थी। जैसे मेरा एक टॉपिक हो गया, तो कॉन्फिडेंस रहता है कि वो हमारा टॉपिक हो गया है, तो फिर भले ही आपने फास्ट रिवीजन किया हो बट कॉन्फिडेंस रहता है। सेकंड थिंग, अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो या सेम आपके नोट्स आपसे नहीं पढ़े जा रहे, तो आप पीवाईक्यूज कर लो। कोई यूनिट रिवाइज नहीं भी कर पा रहे तो उसके पीवाईक्यूज कर लेते हैं, तो वो यूनिट टच में रहती है और हम भूलते नहीं है, तो वो हेल्प करती है। और मेन चीज पार्ट सी पे भी फोकस करना है। अगर आपका पार्ट भी अच्छा नहीं है तो इट्स ओके, मेरा पार्ट भी नहीं था अच्छा, इस बार भी ठीक है, एवरेज था, बट पार्ट सी में मैंने 23 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो पार्ट सी जितना हार्ड लगता है उतना होता नहीं है, और इसको इजी बनाने का एक ही तरीका है कि आप मैक्सिमम जितनी यूनिट्स हो सकती है उतनी टारगेट करो। जैसे 12 यूनिट्स आपने टारगेट कर लिए, तो आपके पास पार्ट सी में ऑप्शंस बहुत रहेंगे क्वेश्चन के सिलेक्शन के लिए, कि अगर आपको 4 क्वेश्चन है तो आप उसमें से आराम से वो चारों कर पा रहे हो, उसमें से आप कौन से 2 करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर यूनिट से एवरेज 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैक्सिमम यूनिट्स टारगेट करो। अगर कोई स्किप कर दी है तो पार्ट सी के हिसाब से, क्योंकि आप लोग इन्फॉर्म करते रहते हो, तो टीचर्स आपको बताते रहते हैं कि कौन से टॉपिक्स इस यूनिट में इम्पोर्टेंट है, तो आप वो भी कर लो तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि कोई यूनिट ऐसी होती है आपने बहुत अच्छे से कर लिए और आपसे उसके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो उसके पीछे नहीं भागना है। जो नई यूनिट है उसके आप कुछ टॉपिक कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमने बहुत पढ़ा है उसके क्वेश्चन भी नहीं हो पाते, बट कुछ टॉपिक हमने सिर्फ देखे हैं, क्वेश्चन 1-2 बार देखा है, वो भी हो जाता है। तो ये कुछ लक पे डिपेंड करता है। और मेनली अब आपने इतनी बार एग्जाम दे दिया है, तो एग्जाम हॉल में आपकी जो स्ट्रेटजी रहेगी वही काम आती है। उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मॉक टेस्ट में भी सर मैं यही कहूंगी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्क्स देखते हैं, कम मार्क्स आ गए, क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए, तो उनको स्ट्रेस हो जाता है। वो चीज सबसे नेगेटिव है और वही सबसे बड़ी आई थिंक गलती होती है। आप मैं सजेस्ट करूंगी मॉक टेस्ट की जगह अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको आप एज ए मॉक टेस्ट करोगे, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा कि मेनली एग्जाम में हमें कैसे परफॉर्म करना है। तो उसमें आपको प्रैक्टिस मेनली करनी है क्वेश्चन सिलेक्शन की, कि पार्ट सी में कौन से 25 क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करने हैं। और एग्जाम में क्या होता है, जब हम पार्ट सी पे जाते हैं तो हम स्टार्टिंग से हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम 10 प्लस यूनिट्स कर लिए हमने, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमें जो हम कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो आपको लग रहा है आप कर सकते हो, उस पर आपको टाइम नहीं देना है। ठीक है, हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है आपको लग रहा है कर सकते हैं पर टाइम नहीं है, तो आप उसको मार्क करके छोड़ दो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एंड तक पहुंच ही नहीं पाते, स्टार्टिंग में ही वो अटक जाते हैं और फिर एंड में
उनको घर आके पता चलता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो वो यहाँ आके कर पा रहे हैं लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाए। उसका यही रीजन होता है कि हम पहले ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी देते हैं, फिर भी वो नहीं बन पाता तो हमें वो उसी टाइम स्ट्रेस हो जाता है, फिर आगे वाले क्वेश्चन हो पाते तो भी वो फिर नहीं होते। तो यही कहूंगी मैं तो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन टू यू थैंक एंड यू विशिंग सर। यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ऑल IFS faculty panel. थैंक यू सो मच।